जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 12th ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और इसे ध्यान से देखना है, जो कि आपको बोर्ड स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों, क्वेश्चन यह है कि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दुगुना लंबा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और अपरिवर्तित। दोस्तों, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही आंसर क्या होगा। किसी चालक तार की लंबाई खींचकर अगर हम दुगुना लंबा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर रो L बाय ए होता है। R बराबर रो L बाय ए होता है, जहाँ रो क्या चीज़ है, पदार्थ का प्रतिरोधकता है। L क्या चीज़ है, तार की लंबाई है। A क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और R प्रतिरोध है। तो अगर लंबाई L रहे, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A रहे, तो प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर रो L बाय ए। अब क्वेश्चन कहता है कि तार की लंबाई खींचकर दुगुना करेंगे। दोस्तों, ध्यान समझिएगा, जैसे कोई रबड़ ही ले लीजिए, अगर खींचेंगे तो वो पतला होगा। अगर कोई तार ही ले लीजिए, उसको खींचेंगे, रबड़ ही लेते, रबड़ से आपको क्लियर हो जाएगा। रबड़ लेते हैं, उसको हम खींचते हैं, लंबाई जैसे बढ़ेगा उसका, तो वो क्या होता है, पतला होते जाता है। तो नियम है, अगर तार की लंबाई हम, जैसे मान लीजिए ये तार है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई आपको L है और ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कितना है, A है। अब जब इस तार की लंबाई हम खींच कर दुगुना करेंगे तो ये तार जो है, लंबाई तो इसका बढ़ेगा, साथ में इसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंबाई जो है L के बदला वो क्या बन गया, 2L। जितना जैसे लंबाई करेंगे दुगुना तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधा। ठीक है, लंबाई अगर तिगुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा तिहाई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये पतला होते जाएगा। ठीक है, तो अब लंबाई हम कर दिए दुगुना, तो क्षेत्रफल जो हो गया वो क्या हो गया, आधा। अब नया प्रतिरोध अगर निकालेंगे, R डैश बराबर फॉर्मूला आ जाएगा रो, क्योंकि पदार्थ तो वही है इसलिए प्रतिरोधकता चेंज नहीं हुआ। लंबाई हम चेंज किए कितना, 2L बट है क्षेत्रफल एक बदला क्या हो गया, A/2। अब इसको पलट दीजिए, पलट के 2 दूनी 4 ऊपर चला गया, रो L बाय ए। रो L बाय ए जो है ये आपको पुराना वाला प्रतिरोध है, जिसे हम R लिख सकते हैं। तो R डैश बराबर 4R लिख सकते हैं, यानी नया प्रतिरोध जो है वो पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो गया। नया प्रतिरोध जो तार का निकला R डैश, वो पुरनका प्रतिरोध जो था R का 4 गुना हो गया। कब, जब लंबाई हम दुगुना करते हैं। लंबाई दुगुना किए तो क्षेत्रफल आधा हो गया, तिगुना करते 3 गुना तो तिहाई हो जाता, 4 गुना करते तो चौथाई हो जाता। और यही बात लंबाई को आधा कर देते, अगर ये लंबाई L है, इसको आधा करके L/2 कर देंगे तो ये जो है मोटाई हो तो बढ़ जाएगा। अब कोई तार है, उसको मोड़ करके दुगुना कर दीजिएगा, मतलब मोड़ करके एक बार कर दीजिएगा, इसको मोड़ दीजिएगा, इसको एक लाइन कर दीजिएगा, तो ये मोटाई जो है A बन जाएगा 2A, क्योंकि दोनों A सट जाएगा। समझे बात नहीं, कोई तार है, तार को आधा पर से मोड़ दीजिएगा तो लंबाई तो हो जाएगा आधा, लेकिन क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दुगुना। लेकिन जब बढ़ाते हैं तार की लंबाई तो लंबाई हो गया दुगुना, क्षेत्रफल हो गया आधा। समझे बात, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना। देख लीजिए इसका सही ऑप्शन 4 गुना इज करेक्ट आंसर। इसका C नंबर होगा सही, कि किसी तार की लंबाई अगर खींच के दुगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, 4 गुना आ जाता है। 2 नंबर आइए। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। दोस्तों, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गमन करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग।
ठीक है। एक दिशीय वेग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक दिशीय वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो कैसा होता है, तो ड्रिफ्टिंग होता है, यानी एक दिशीय होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कैसा होता है, तो ड्रिफ्टिंग होता है, यानी अपसरित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। दोस्तों, किरचॉफ का बिंदु नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई बिंदु ले लिए, यहाँ से कोई धारा आया, जैसे मान लीजिए I1 आया, I2 भी आया, I3 यहाँ से निकला बाहर, I4 भी यहाँ से निकला बाहर और I5 यहाँ आया। इस सब धारा का जो जोड़ होगा वो 0 होगा किरचॉफ के अनुसार से। किरचॉफ क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और यह नियम जो है आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। जो धारा आता है अगर उसको हम धनात्मक में लेंगे तो जो धारा जाता है उससे हम ऋणात्मक में लेंगे, और जो जाने वाले को अगर हम धनात्मक में लेंगे तो आने वाले को ऋणात्मक में लेंगे। ठीक है। तो देखिए ये धारा यहाँ आया तो क्या लिखेंगे, I1, ये भी आया तो क्या लिखेंगे, प्लस में I2, ये चला गया यहाँ से तो क्या लिखेंगे, माइनस में I3, ये भी यहाँ से निकला तो माइनस में I4, और ये इधर आया तो प्लस में I5 और बराबर में 0। तो किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसे हम सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा I बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं। देखो ये 2 नंबरा भी पूछ देता है, किरचॉफ का बिंदु नियम लिखिए। तो अगर ऐसा पूछ देगा किरचॉफ का बिंदु नियम क्या होता है तो ये डायग्राम बना दीजिएगा और कह दीजिएगा कि किरचॉफ के बिंदु नियम के अनुसार किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे जंक्शन भी कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। और यह नियम जो है बिंदु नियम, यह किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका करता है, आवेश संरक्षण नियम का। समझ में आया बात। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है इस पर। मान लीजिए ये I दे दिया, देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपको 5 दे दिया, 5 एम्पियर, ये इधर दे दिया आपको 2 एम्पियर, हाँ इधर से आपको आ गया मान लीजिए 8 एम्पियर, ठीक है, और इधर से चला गया आपको 4 एम्पियर, और कह दिया I का मान निकालो। ऐसा डायग्राम दे देगा, कह देगा I का मान निकालो। तो आपको किरचॉफ का पहला नियम इस पर लागू कर देना है। क्या कहेंगे कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब जो धारा आता है उसको अगर प्लस में लेंगे तो जाने वाले किस में लिखेंगे, माइनस में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, I आ रहा है तो प्लस में I, ये जा रहा है तो माइनस में 4, ये भी आ रहा है तो प्लस में 8, फिर ये जा रहा है तो घटा में 2, और ये भी जा रहा है तो घटा में 5 और बराबर में 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए I, अब देखिए 5 2 7 4, घटा 11 जोड़ 8 बराबर 0, माइनस 11 में 8 जोड़िए तो क्या होगा, -3 बराबर 0, या I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। समझ में आया बात। ये अननोन जो वैल्यू था I, इसका मान आएगा 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबरे में पूछ देगा, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व कर देना है, आराम से हल करना है, डरना नहीं है, समझ कर बनाना है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर एक तरफ से आप देखिए इम्पोर्टेंट लक्ष्य, आपको बैच ही निर्धारित करते हैं, लक्ष्य बैच आपको जो है पूरा फिजिक्स में सुपर टॉप नंबर लाने का जो है आपको इस पर मेहनत कराया जाएगा, और आप इस पर मेहनत करते रहिए। एक तरफ से आप मटेरियल्स जमा करते जाइए और उसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों। तो I जो है वो आपको 3 एम्पियर हो गया, कोई परेशानी। तो एवं प्रकार से अब अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख देते हैं, ये आपको I है, ये आपको मान लीजिए 2 एम्पियर है, ये आपको 10 एम्पियर है,
और ये आपको 8 एम्पियर है। कह दिया आई का मान निकालो। दोस्तों यहाँ पर जो है किरचॉफ का बिंदु नियम लागू होगा, और किरचॉफ का बिंदु नियम क्या कहता है, किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी ये हमको आई का मान जो निकालना है दोस्तों, कैसे निकलेगा, तो जो आता है आने वाला धारा का कुल योग बराबर जाने वाला धारा का कुल योग। तो आने वाला धारा का कुल योग क्या हो जाएगा, बोलिए, आई प्लस 8 आता है बिंदु पर, तो आने वाला धारा का कुल योग बराबर जाने वाला धारा का कुल योग। तो 10 और जोड़ दू, 10 जोड़ दू, समझ में आया कि नहीं। अरे ऐसे भी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो आता है प्लस जो जाता है माइनस करके बराबर 0 करके, या ऐसे भी लिख सकते हैं आने वाले धारा का कुल योग बराबर जाने वाला धारा का कुल योग। तो आया कौन सब, आई और 8, तो आई प्लस 8 बराबर 10 जोड़ दू। अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 10 दू 12 और प्लस 8 रहे तो माइनस 8, 12 में 60 का क्या बचा 4, तो आई बराबर होगी आपको 4 एम्पियर। समझ में आया बात। तो इस प्रकार से हम लोग किरचॉफ का बिंदु नियम लागू करके सवाल भी बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहता था, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, तो किसका पालन करता है, आवेश संरक्षण नियम का। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, एक दिया था बिंदु नियम और एक दिया था वोल्टेज नियम। क्या दिया था, वोल्टेज नियम। बिंदु नियम जो है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, अब वोल्टेज नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण नियम पालन करता है। दिमाग में रखिएगा, गारंटी से क्वेश्चन आता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, तो आवेश संरक्षण का। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ठीक है, वोल्टेज नियम या केवीएल रूल भी कहते हैं, केवीएल लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो केवीएल लॉ जो है किसका पालन करता है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण नियम का। किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण का। बिंदु नियम मतलब वह प्रथम नियम, प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण का, दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आइए, किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है। अब देखिए किरचॉफ का नियम जो है विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का परिमाण, और संरक्षित चरित्र नहीं, विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का परिणाम। क्यों, क्योंकि आवेश जो है वो संरक्षण नियम का पालन करता है, तो इसी कारण से किरचॉफ का नियम भी संरक्षण नियम का पालन करेगा, ऊर्जा भी संरक्षण नियम पालन करता है। तो किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है, तो विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए 5 नंबर में, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 1 ओम के क्या प्रतिरोध दिया गया है, 3, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कितना किया जा सकता है। तो बताइए 3 प्रतिरोध दिया गया है दोस्तों, तो R1 भी 1 ओम, R2 भी 1 ओम, R1 भी 1 ओम, R2 भी 1 ओम, R3 भी 1 ओम, ठीक है दोस्तों। R1 1 ओम, R2 1 ओम, R3 1 ओम, तीनों है 1 ओम का। कहता इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे या कितना प्राप्त होगा, और आपके पास ऑप्शन है 1 ओम, 1/2 ओम, 2 ओम और 1/3 ओम। तो दोस्तों न्यूनतम प्रतिरोध जब भी प्राप्त करने के लिए कहेगा तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़िए। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R P फॉर पैरेलल, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ठीक है। अगर कहता अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो जोड़ते श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/1 यानी 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3 हो गया, 3/1, 1/RP हो गया 3/1। इसको पलट करके नहीं लिखना पड़ेगा हो, तो पलट करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, RP बराबर 1/3 ओम। समझ में आया बात। तो न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, 1/3 ओम। यही बात करता अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तब तो सीधे सीधे अधिकतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होता बताइए, श्रेणी क्रम में जोड़ देते, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़
R3 और तीनों को जोड़ देंगे तो 1 + 1 = 1 यानी 3 ओम। अधिकतम जो है वो 3 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा और न्यूनतम 1/3 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो 5 नंबर का सही क्या हो जाएगा? डी होगा कि अगर आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है और इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कितना होगा? 1/3। और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दिमाग में रखना है, अधिकतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम और न्यूनतम प्राप्त करना है तो